हेलो एवरीवन। तो सामने है टाटा पंच का प्योर बेस वेरिएंट 2022 में ये परचेज़ की थी ओनर ने। और इस गाड़ी का जो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग ओनर से जानने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आई या नहीं आई, इसका परफॉर्मेंस कैसा है या इसकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ओनर को बुलाते हैं। हेलो। हेलो, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं सुयश गोप्टे, मैं थाने में रहता हूँ और मैं गाड़ी का ओनर हूँ ओके और काफ़ी हैप्पी हूँ फिलहाल तो। ओके। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ करते थे, मतलब यही गाड़ी थी पहली या फिर इससे पहले? ये गाड़ी को करीब 1.5 साल के करीब हो गया। ओके। इसके पहले मेरे पास ऑल्टो K10 AMT था। हाँ हाँ हाँ। वो मैंने 2021 तक रखी। ओके। फिर 21 से 22 बीच में कोरोना था, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो पुरानी गाड़ी बेच दी। वो करीब मैंने 4.5-5 साल यूज़ करी थी। ज़्यादा यूज़ ही था उसका वैसे, लेकिन सिटी के लिए अच्छी थी। AMT थी मेरी भी पहली गाड़ी तो नहीं थी वैसे, लेकिन तभी मुझे AMT में कंफर्टेबल लगता था। ओके ओके। तो इसलिए मैंने वो ले ली और फिर वो मैंने 21 के अप्रैल में बेच दी उसको। ओके। तो मुझे अच्छा खासा रीसेल तो मिलता ही है। हाँ, ऑल्टो का। तो मुझे मिला वो। फिर मैंने 1 साल रुका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रिसर्च किया 1 साल पूरा कि कौन सी गाड़ी लूँ। हाँ 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 हाँ। तब तक पैसे भी इकट्ठा किए, तब तक कोरोना भी थोड़ा कम होते गया धीरे धीरे। फिर मैंने देखा कि काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है। तब तक सेफ्टी का भी बड़ा बोलबाला चालू हो गया था। यस, फायर रेटिंग्स, 5 स्टार हाँ, रेटिंग्स। सेफ्टी रेटिंग हो, क्रैश रेटिंग हो। यस। और एक सेफ्टी का अवेयरनेस बढ़ रहा था ऑटोमोबाइल कम्युनिटी में। तो फिर मैं रुका थोड़ा रिसर्च किया। तब तक अच्छी गाड़ियाँ आ रही थी बाकी ब्रांड्स की, लेकिन मैं सोचा कि चलो मेरे थोड़ी देशभक्ति जागी। ओके। तो मैं जो है चलो कि काम करते हैं, टाटा का इस टाइम ट्राई करते हैं क्या है। ओके। तो मैंने देखी, पहले तो ऑल्ट्रोज आई थी सबसे पहले 2020 में। मैं उसको फॉलो कर रहा था। मुझे पर्सनली ऑल्ट्रोज बहुत बड़ी पसंद थी, बहुत पसंद थी ऑल्ट्रोज, डिज़ाइन उसका पसंद था। बट फाइनली मैंने रोक के सब मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, इंजन क्या है, बॉडी क्या बोलते हैं उसको, बॉडी कैसी है। थोड़ा अभी तक क्या था, SUV का भी थोड़ा फैशन चल रहा था। तो मैंने वो सब लिहाज में रख के मैंने फिर फाइनली पंच को लेने का डिसाइड किया। क्योंकि उसको पहले तो लॉन्च होने के पहले ही उसका क्रैश टेस्ट रेटिंग 5 स्टार आ गया था। ओके। तो वो एक बड़ा भरोसा था दिल में। और ऊपर से मुझे थोड़ी एक ऑल्टो K10 से थोड़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए थी। यस। और ऐसा दिल को लगे कि एक थोड़ा SUV टाइप का डिज़ाइन भी मिल रहा है। ओके। दिस कंसिडरिंग माइक्रो SUV, राइट? ये माइक्रो SUV है। ये SUV नहीं है, ये माइक्रो SUV है। ओके। SUV जो बोलते हैं वो कम से कम 15 लाख और उसके ऊपर आती है। जो अभी जो जिम्नी जो आ रही है और उसके ऊपर। ओके। तो तब तक जो मिलती है वो कॉम्पैक्ट SUV होती है। अब ये तो माइक्रो SUV SUV। और लेकिन स्टार्टिंग के लिए कि जिसको SUV का पहले मतलब एक टेस्ट फील चाहिए स्टार्टिंग में, और जिसका बजट भी एकदम टाइट हो, उसके लिए ये पंच का बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी है। ओके। सो ये गाड़ी जिस बजट में आती है उस बजट में और भी गाड़ी आती है, लाइक टाटा की नहीं। हाँ। और भी ब्रांड्स की। तो उसके बारे में आपने नहीं सोचा? जी सोचा था मैंने। एक्चुअली मैंने पहले स्विफ्ट बुक करी थी। ओके। ठीक है, सब लोग वही जाते हैं। हाँ। ट्रेडिशनल आउटलुक रहता है। यस। तो मैंने भी पहले स्विफ्ट ही यूज़ करी थी। उसका जो एक बीच में एक थोड़ा एक रिफ्रेश वर्जन आया था। हाँ। उसको फ्रंट पे बम्पर पे ऐसे एक क्रोम स्लैट दिया यस था। यस तो यस। थोड़ा अच्छा लगा। कॉस्मेटिक चेंजेस करके। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस थे। और इंजन तो अच्छा है ही हाँ। नो डाउट अबाउट इट, मारुति में। तो मैं पहले वो बुक किया था, लेकिन बाद में उसको मैंने कैंसिल किया। फिर मैंने नियोस का भी टेस्ट ड्राइव लिया था। ओके। i10 नियोस। लेकिन वो मुझे सच बोलूँ तो डिज़ाइन तो खैर मुझे सब्जेक्टिव, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर भी मैं लिया था क्योंकि उसके पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे थे यूट्यूब पे। ओके। और Hyundai का ब्रांड था, तो मैं सोचा चलो इंजन भी अच्छा हुआ। तो मैंने वो भी टेस्ट ड्राइव किया। बुक नहीं किया मैंने, टेस्ट ड्राइव 2-3 बार ली, लेकिन मैंने फिर उसको नहीं लिया। तो ये 2 गाड़ियाँ मैंने चलाई थी। और मैंने सेकेंड हैंड भी थोड़ी ट्राई की थी। ओके। लेकिन मेरा दिल मतलब इतना मतलब नहीं, आई डेंट गो फॉर इट। सेकेंड हैंड में आपको अच्छी गाड़ी मिलनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार स्कैम होता है। वो भी है। और मुझे एक्चुअली एक टियागो अच्छी मिली थी। हाँ। लेकिन मेरा थोड़ा लोन का पता नहीं क्या, सेकेंड हैंड में कैसे लोन हुआ, क्या होगा। तो मैं सोचा कि चलो अच्छा एक काम करते हैं, वैसे भी टाटा की लेनी है तो सबने बोला था कि नहीं ले लो, सेकेंड हैंड मत लेना। और मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, नहीं ले लेते हैं, लेकिन बजट उतना ही रखेंगे। ओके। तो वो बजट में मुझे बेस मॉडल ही मिला, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे पंच का बेस मॉडल मिला। ओके। जिसकी स्टार्टिंग से ही टायर प्रोफाइल मुझे अच्छी मिलती है। ओके। सो ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे 6.5 लाख की पड़ी ऑन रोड।
ओके, तो मैनुअल तो आपका बजट नहीं था, तो बेसिकली ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा सा बजट बढ़ा के AMT पे जाए? नहीं, AMT क्या था, उसके लिए मुझे वेरिएंट चेंज करना पड़ता ना, मुझे एडवेंचर के लिए जाना पड़ता। ओके, तो ज़्यादा बजट हो बजट जाता। भी बढ़ता, एक वेरिएंट ऊपर का और ऊपर से AMT, मतलब 60-70 हज़ार और ऊपर के। अरे तो बाप रे, और हाँ हाँ। ऑन रोड में फिर तो बहुत एस्केलेट हो जाती है कॉस्ट। ओके, तो ये गाड़ी हाईवे पे आपको चलाने में स्मूथ है या फिर कुछ वाइब्रेशंस आती है या फिर पावर लैगिंग लगता है आपको? नहीं, हाईवे पे तो मुझे बिल्कुल कुछ तकलीफ नहीं है, स्मूथ है, सेटल भी चलती है। और मैं पर्सनली कभी 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चलाता भी नहीं है, ओके तो मेरे लिए तो ठीक है स्टेबिलिटी हाईवे पे। ओके और वाइब्रेशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कभी कभी हल्की सी आवाज़ आती है कोनों में से कभी कभी। हाँ, मतलब रैटलिंग साउंड। हाँ, रैटलिंग बोलो या ऐसी चरमर चरमर थोड़ी ऐसी हाँ, आवाज़ हाँ। आती है, जैसे कोई चूहा दौड़ रहा हो अंदर है। हाँ, वो रैटलिंग साउंड है, डोर से आती है शायद हाँ, से। हल्की आती है, मतलब ड्राइवर को परेशान नहीं करती बिल्कुल, हम्म। लेकिन समझ में आता है कुछ तो आ रहा है, एनोइंग नहीं है मतलब। एनोइंग नहीं है। तो लॉन्ग रूट में कितनी चलाई है गाड़ी लॉन्ग आपने? रूट में मैंने देखो एक टाइम पे, मतलब एक जर्नी जो मैंने मारी है, पूरा एक ट्रिप मैंने 500 किलोमीटर तक का किया है, ओके थाने से कोल्हापुर एंड बैक। ओके, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं कि थकावट महसूस हुई है या नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। अभी देखो बीच में बस एक बार ना मुझे पुणे में घुसना पड़ा अंदर, और पुणे में वो बड़ा ट्रैफिक जाम लगा, तो वो थोड़ा तंग किया, लेकिन वो एरिया का प्रॉब्लम है, वहाँ का ट्रैफिक होता है। अदरवाइज अगर मैं हाईवे पे ही रहता तो मुझे कुछ वो भी तकलीफ नहीं आती, तो मुझे थकान तो बिल्कुल नहीं हुई। ओके, सो ये गाड़ी है 5 सीटर, बट ये 5 सीटर एक्चुअल में है या फिर 4 लोग ही बैठ सकते हैं? तो एक बार देखते हैं हम लोग। जो है वो अगर फैला के बैठना है हाँ 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 तो 4 लोग बैठ सकते हैं, ओके नहीं तो पतले लोग 3 आराम से बैठ जाएंगे। ओके, यस, एक्चुअल में तो हट्टे कट्टे लोग रहेंगे, आई थिंक 5'8" या 5'7" के ऊपर रहेंगे, तो शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। भी हो 6 फीट के हो तो फिर 2 ही बैठेंगे, हाँ, 2 लोग। अदरवाइज 3 जन बैठ नहीं तो सकते हैं। 3 लोग एवरेज साइज के बैठ सकते हैं। थोड़े पतले हो तो बेटर, मतलब शोल्डर टच नहीं होंगे। इस गाड़ी में आते हैं हेलोजन। जी, ओके, तो हेलोजन कुछ है, मतलब कैसा है परफॉर्मेंस? और हेलोजन भी प्रोजेक्टर नहीं है, सादा हेलोजन है, ओके, बल्ब है नॉर्मल। बल्ब है। ओके, तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ओके, मैंने तो फॉग लैम्प नहीं लगाया इसमें, लेकिन जो, क्योंकि मैं रात को चलाता नहीं हूँ, लेकिन जो अगर रात को चलाते हैं अक्सर, उन्होंने फॉग लैम्प लगवानी चाहिए। ओके। उससे विजिबिलिटी मेरे ख्याल से शायद थोड़ी इम्प्रूव होगी। ओके, जो डिफॉल्ट हेडलाइट से जो कम मिलती है, वो हाँ, उससे हाँ। थोड़ी इम्प्रूव होगी। हम्म। बेसिकली क्या है, रास्ते के जो कोने हैं ना, लेफ्ट और राइट, वो अच्छा दिखता है ओके, उससे, फॉग लैम्प यस, से। कॉर्नर लैम्प। हाँ, क्योंकि क्या है, सेफ्टी जो है सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर और इससे नहीं होती, Visibility से ही होती है। अगर आपको अगर खुद की सेफ्टी रखनी है हम्म, तो आपको चलानी भी वैसी पड़ती है। बराबर। तो वो चलाएंगे आप तभी जब भी आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। ओके, विजिबिलिटी रात को तभी अच्छी होगी जब आपके लाइट्स अच्छे होंगे। तो ओके, इसमें टाटा को 100% इम्प्रूव होना चाहिए लाइट्स। ओके। एक तो थ्रो बेटर होना चाहिए और उसका थोड़ा एक स्प्रेड भी अच्छा होना चाहिए। तो इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? तोड़ू परफॉर्मेंस, मतलब एक पे अगर चलाओगे तो एकदम पूरा ठंडक पूरी गाड़ी में, पीछे ओके। हो या आगे हो, दोनों। ओके, मतलब मेरे जो साथ हमेशा जो बैठते हो हमेशा बोलते हैं कि भाई एसी बंद कर दे। हाँ 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 हाँ। और सबसे मेन बात, जो इसका माइलेज कितना है? देखो अभी माइलेज का कैसे मैं बोलता हूँ, सबको पता है माइलेज तो चलाने के तरीके पे है। हाँ, अगर लाइट फुटेज चला रहे हो डेफिनेटली आपको बेटर माइलेज मिलेगा, कोई भी गाड़ी हो। और अगर झट से पैर दबाते हो एक्सीटर पे, कभी भी क्लच दबाते हो, बीच में ब्रेकिंग करते हो, बार बार वापस आरपीएम बढ़ाते हो, तो फिर तो माइलेज मिलने से रही कोई भी गाड़ी में। इसमें मैं जो देखा है कि सिटी में 10 से 12 ओके इतनी एवरेज मिलती है मुझे, ओके, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ बॉम्बे में ट्रैफिक तो अच्छा खासा होता है। यस, ये जो सिटी की जो बात कर रहे हैं, जो टीयर 2 सिटी है, उसमें Yes. शायद थोड़ी ज्यादा मिलेगी, ट्रैफिक रिलेटिवली कम रहता है कम मुंबई रहते से। हैं। लेकिन मुंबई जैसे ट्रैफिक में 10 से 12 इतना ही मिलता है। और अगर हेवी ट्रैफिक होगा तो शायद 10 ही मिलेगा, 12 भी नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन हाईवे पे तो बहुत बढ़िया माइलेज मिलता है मुझे। मैं देखो मैं 80 से 100 के बीच में चलाता हूँ, करीब 2 से 2,500 आरपीएम तक। इससे ऊपर मैं आता भी नहीं हूँ कभी। तो मुझे करीब एवरेज पकड़ लो 20 का तो मिलता ही है एवरेज। ओके, तो कंपनी 20 का तो क्लेम करती ही है पंच मैं को। उसके ऊपर भी गया हूँ, ओके, लेकिन अभी क्या है, जब ऊपर जाते हैं तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पीड। स्पीड, अगर 80 के ऊपर नहीं गए, 70-80 में रहे तो आपको मिल 22 जाए। तक का भी मिल जाएगा। ओके, और हमेशा 5वें गियर में। और उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस भी है और गियर सिलेक्शन जरूरी है। अगर ओके। चौथे गियर में चलाओगे, तीसरे में चलाओगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, 5वें में चलाओगे 70 से 80 लोअर 22 आरपीएम।
लोअर आरपीएम 70-80 में लेगा। Okay. लेकिन आइडियल सिचुएशन में जो हमेशा हम लोग हाईवे पे चलाते हैं 100 की तो स्पीड ये रखते ही है, 80-100 के बीच में होता है, तो 20 का तो मिलता है। ओके, आपकी कितनी सर्विस हुई अभी तक? तीनों सर्विस हो गई, अभी 1.5 साल के ऊपर हो गया गाड़ी को। ओके, और सर्विस कॉस्ट कितनी है अराउंड? एवरेज पकड़ लो 3 सर्विस, पहले तो फ्री थी, ओके। दूसरी में कुछ 4-5 हज़ार खर्चा आया, और अभी जो थर्ड मैंने किया उसमें कुछ 6-7 हज़ार खर्चा आया। ओके, तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी है टाटा ठीक की? है, मैं तीसरा मतलब जो टाटा का जो एक परसेप्शन है कि आफ्टर सेल सर्विस एकदम ही बेकार है, वैसा तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा एवरेज है, एवरेज है। मतलब मैं उसको B+ दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अभी आपको बताना चाहूंगा और डीलर टू डीलर वेरी करता है, और ऐसा लगता बोलते है। हैं हाँ, लोग, लेकिन ओवरऑल अगर बोलते हैं परसेप्शन तो यही कि टाटा का सर्विस इतना कुछ खास नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डीलर टू डीलर डिफर होता होगा, क्योंकि डीलर का कैसा होता है कि उसका भी खुद को एक रेपुटेशन बनाना होता है। यस तो वो सिर्फ गाड़ी चेत के नहीं होता है, उसको सर्विस भी कराना पड़ता है, यस। है ना, तभी आफ्टर सेल सर्विस मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाड़ी। तभी कस्टमर पूरा लास्ट माइल जो बोलते हैं ना, लास्ट माइल सेटिस्फेक्शन, हाँ, वो है। ओके। तो लेकिन मैंने एक में ऑब्जर्व किया जो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने गाड़ी ली थी तभी मुझे कुछ मतलब ऐसा इशू तो था नहीं, मुझे गाड़ी तो ठीक मिली, मैंने पीडीआई भी करा, सब ठीक था। लेकिन मुझे 1 महीने बाद ऐसा लगा कि गाड़ी से ना पेट्रोल की स्मेल आती है। ओके, अंदर? हाँ, अंदर। ओके। और वो मेरे ख्याल से तो एक ही उसमें है कि आएगी तो एसी के वेंट से आएगी, और कहाँ से। तो मैंने पहली सर्विस में देखा वो सॉल्व नहीं हुआ, सेकेंड सर्विस में भी बोला वो सॉल्व नहीं हुआ, तीसरी सर्विस में वो सॉल्व हो गया। ओके। अभी मुझे ये नहीं पता कि उन्हें तीसरी सर्विस में जो उसने थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लिया, सर्विस कॉस्ट, उसमें उन्होंने कुछ पार्ट चेंज करे या क्या किया, लेकिन तब से मुझे वो पेट्रोल का जो एक हल्का सा स्मेल आता था वो आना पूरा बंद हो गया। ओके। और मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया गाड़ी में, कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि परफ्यूम के मारे वो दब गया स्मेल, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वो स्मेल आना बंद हो गया। तो वो मुझे लगा कि पता नहीं वो क्यों आ रहा था, वो नहीं आना चाहिए, नई गाड़ी लेते हैं वो नहीं आना चाहिए, ऐसा थोड़ा बहुत चीज़ें होती है ना। लेकिन ठीक है, वो थर्ड सर्विस में फाइनली वो सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल से आई होप आई डोंट गेट इट बैक अगेन। ओके, ठीक है। तो इसका जो बूट स्पेस है वो काफी है या फिर? हाँ, मेरे ऑल्टो के एक बार भाई देखते हैं। बहुत ही बढ़िया है, क्या बताऊँ। ऑल्टो में तो क्या करीब 250 लीटर से 200 के आसपास हाँ। होगा। यस, इसमें क्लेम किया है कुछ 350 के आसपास, Yes, more than बोलते हैं। enough। लेकिन मेरे लिए तो ये काफी है। सिर्फ ये जो बैग रखने के लिए जो लिफ्ट ज्यादा है, हाँ, लोडिंग लिफ्ट ज्यादा है Yes. इसमें, करीब 6 से 7 इंच का होगा लोडिंग लिफ्ट मेरे ख्याल से। ओके लेकिन आई एम हैप्पी विद द बूट स्पेस। ओके। तो अदर देन पेट्रोल स्मेल और कुछ इशू आया है कभी गाड़ी में? थोड़ा ब्रेक इसका इम्प्रूव होना चाहिए, ब्रेकिंग इम्प्रूव होना चाहिए। ओके। मतलब मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि ब्रेक इनफ लगता नहीं है। ओके। कभी कोई तो मैं एक बार ऐसा मैंने कंप्लेंट भी किया था सेकंड सर्विस में कि ब्रेक डिप्रेस ही नहीं होता है पूरा, ओके, पता नहीं क्यों। किकिंग नहीं करता है फटक से? हाँ, डिप्रेस नहीं होती, मुझे चाहिए ना कि तो उसके बाद मैंने क्या किया, सोचा कि इमरजेंसी ब्रेकिंग की सिचुएशन ही अपने को टालनी है। कि अच्छा। ये अपना इमरजेंसी में ब्रेक करना पड़े, पैनिक सिचुएशन आया ही नहीं? हाँ, मतलब ऐसी चलानी है गाड़ी की वो नौबत ही ना आए कि मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े और ना लगे, या लगे या ना लगे, ऐसी वो तो बेसिकली लिमिटेड स्पीड में चलानी है? हाँ, वो तो एक है, लेकिन इसका मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। जो मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, इसको और इम्प्रूव हो सकता है ब्रेकिंग अच्छा। परफॉर्मेंस। ओके। इसमें आपको ऐसे क्या 5 रीजन लगते हैं कि ये गाड़ी लेनी चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है, ये गाड़ी लेनी चाहिए मैं तभी बोलूंगा जब भी आपका बजट 8 लाख के करीब हो। ओके। अगर क्योंकि इसमें मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें अच्छा ही क्या है? 5 कुछ भी, कोई भी 5 अच्छा ही बताओ। एक तो इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो, ओके। और जो उसमें ऑफरिंग मिल रही है वो प्राइस ब्रैकेट में। खैर अभी तो कंपटीशन में एक्स्टर भी आ गई है, यस। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तभी ये कैटेगरी में ये अकेली थी, इकलौती गाड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, तो माइक्रो एसयूवी जब भी आई थी, यस। ओके, वो प्राइस कैटेगरी में और कोई नहीं था। तो ये जो है कि एक तो बजट का मैंने बोला, प्राइस जो ब्रैकेट है हाँ। वो इसका एकदम अच्छा है। लेकिन अगेन व्हेन आई से प्राइस ब्रैकेट 8 लाख या 8.5 लाख के ऊपर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके। लेकिन जो इसका इनिशियल दो जो लोअर ट्रिम्स हैं, लोअर वेरिएंट, वो दे आर प्राइस्ड वेल। ओके। रीजन 2, सेफ्टी और क्रैश टेस्ट। यस, डेफिनेटली। ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवांटेज है
ये एक इम्पोर्टेंट यूएसपी है टाटा की। हाँ यूएसपी भी है, इसका एक बड़ा यूएसपी है। हाँ लेकिन जैसे मैंने बोला कि उनको ब्रेकिंग भी अच्छी करनी चाहिए। यस, तो अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग इसकी अच्छी आई है तो ब्रेकिंग भी तो अच्छी वो होनी चाहिए। एडवांटेज जो है क्रैश होने के पहले ही जो होना चाहिए हाँ, काम वो ब्रेक राइट, करता है। यस। तो लेकिन ये तो दूसरा रीज़न है, क्रैश टेस्ट रेटिंग अच्छी है उसका वो। तीसरा रीज़न मैंने जो देखा कि मुझे कम प्राइस ब्रैकेट में बड़ी गाड़ी मिल रही है। ओके। ओके, और मुझे ऐसा एसयूवी का उसमें फील भी आ रहा है। Feel ये भी दो आ रहा है। रीज़न, एक कंबाइंड रीज़न है ये इसका। ये है कि मुझे बड़ी गाड़ी मिल रही है, ना बूट पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ना सीटिंग अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और मुझे एसयूवी का स्टाइल भी मिल रहा है। ओके। चौथा एक सबसे एडवांटेज है इसका कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आपको अनस्टेबल हो गाड़ी हाईवे पे हाई स्पीड पे। यस, बॉडी रोल नहीं है बॉडी इसमें। रोल थोड़ा बहुत कम है, ओके। मतलब इससे अच्छा स्टेबिलिटी ऑल्ट्रोस का है यस, क्योंकि उसका ये कम है ग्राउंड क्लियरेंस कम। लेकिन इसमें क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। शहरों में भी आपको पता है अगर आजकल वाटर लॉगिंग की बहुत समस्या है, तो वो केस में इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, और खराब रास्ता भी हो तो भी निकल जाती है। और पांचवा आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी टायर प्रोफाइल और Yes. टायर साइज। यस, बेस वेरिएंट में आपको इतना बड़ा टायर मिल रहा हाँ, बेस वेरिएंट से 15 इंच का टायर मिल रहा है। है, देख सकते हो आप। देखो 15 इंच का है, 185 70 R15। तो बेस वेरिएंट में कोई भी कंपनी इतना बड़ा टायर नहीं कोई देती नहीं है। देता, और ऐसा भी नहीं है कि चौड़ाई भी अच्छी है और गाड़ी की वॉल भी अच्छी है। यस, टायर की वॉल भी अच्छी है, 70 का उसका है साइज, और 185 mm इसकी विड्थ है। ओके। तो इससे स्टेबिलिटी जो अच्छी हो जाती है, तो थोड़ा जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने टायर चौड़े कर। ओके। सो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम तो है नहीं, बट आपने जो जुगाड़ वाला काम किया है उसके बारे में जरा बताइए आप। तो ये जो है, ये है अमेजोन का इको शो 5। ओके। इसको बोलते हैं अमेजोन का इको शो 5। Okay. ये अक्सर लोग घर में लगाते हैं। ओके, लेकिन मैं सोचा कि अगर मुझे इसको गाड़ी में लगाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये पोर्ट्रॉनिक्स का, ये देखो, ये मशीन लिया है एक। ओके। इसमें देखो सॉकेट भी है, पूरा 3 पॉइंट सॉकेट। ओके। सिगरेट का चार्जर भी है जिसको करना है, और इसमें यूएसबी सॉकेट भी है, यूएसबी पोर्ट भी है इसके अंदर। तो ये जो इको शो है, ये इसको घर में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको 3 पॉइंट या 2 पॉइंट प्लग लगता है, जो वॉल चार्जर होता है वो। तो वो तो मिलता नहीं है गाड़ियों में। आप 10 लाख डालो, 20 लाख डालो या 30 लाख डालो, वो नहीं मिलता, वो उसको कन्वर्टर चाहिए। तो ये जो है, ये इसको पता नहीं क्या इन्वर्टर कन्वर्टर जो भी बोलते हैं, ये पोर्ट्रॉनिक्स का है। तो इसका जो है ये प्लग, ये इसके अंदर जाता है सॉकेट के अंदर। ओके। और ये इसको यहाँ रख दो, और इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो, ओके। और चलाओ गाने। यूट्यूब भी चलता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यूट्यूब को, क्योंकि वो उसको पहला चीज़ तो मतलब सेफ्टी के हिसाब से, और Yes. दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है इसलिए, और दूसरा चीज़ वो यूट्यूब ब्राउजर पे चलता है, ओके। ऐप में नहीं चलता। ऐप पे नहीं चल रहा हाँ, लेकिन इसकी एक ही कमी इसमें ये है कि इसमें मैप्स नहीं है। अगर इसमें मैप्स होते तो मतलब 4 चांद लग जाते हैं। है। ओके। सो इसका जो अपना केबिन लैंप है उसका जी। बटन अटकता है, ऐसा मैंने सुना है, तो ऐसा कुछ हुआ है? अटकता मतलब इतना ना, क्या बोलूं मैं, वो क्वालिटी उसका अच्छा नहीं है। क्वालिटी तो खैर एवरेज ही है, लेकिन उसका जो फीडबैक है ना, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक नहीं है, प्रॉपर थोड़ा नहीं। फ्लिमजी लगता है। ओके। और कभी ऐसा मुझे लगता है कि शायद लाइट बंद होगी नहीं होगी, और शायद रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है हाँ मतलब। हाँ। तो- इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो मिरर है ना, IRBM, इसको कुछ नहीं है फंक्शन। ओके, डे नाइट नहीं है, मैनुअल भी नहीं है, डे मैनुअल नाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मिरर है, मेरे ख्याल से वो एक देना चाहिए था, देना चाहिए था। ये ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें ऐसे क्या 5 नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए? एक तो मैं ये बोला, ये इसमें देना चाहिए। यस। ओके, क्योंकि क्या है, बारिश के टाइम पे हो, हाईवे पे रात को चल रहे हो, तो वो बड़ा जरूरी है। दूसरा फंक्शन, अगर इसमें अगर सेफ्टी की आप अगर बात कर रहे हो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, तो इसमें 4 एयरबैग देने चाहिए। ओके। दो के जगह पे। ठीक है, मुझे पता है बेस वेरिएंट है, लेकिन जो भी है 5 स्टार जो सेफ्टी है वो बेस वेरिएंट को भी है और टॉप एंड को भी है ना। तो दूसरा चीज इसमें, अगर बैक सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते तो और सेफ्टी में ऐड हो जाता। यस। खैर मैं ज्यादा कुछ फैंसी फीचर्स की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मिसिंग है, क्योंकि base variant में ज्यादा expect नहीं कर सकते। दूसरा चीज, सबको पता है कि टाटा 3 सिलेंडर पे हमेशा बैंक करता है।
तो उससे क्या है, वाइब्रेशन नॉइज तो रहता है उसका, यस। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है 3 सिलेंडर में। ऐसा एक लगता है कि शायद क्या पता कितना उसका मतलब एजिंग, बुढ़ापा जो बोलते हैं ना, कितना कैसा हो क्या हो, शायद कुछ हो भी ना, लेकिन एक ऐसा लगता है कि क्योंकि यार बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं मारुति का 4 सिलेंडर का इंजन बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, तो 3 सिलेंडर है उसमें ये एक प्रॉब्लम है। ओके। और खैर बाकी तो मुझे हेडलाइट्स का मैंने बताया था पहले, हेडलाइट्स की थ्रो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, वो इम्प्रूव करनी चाहिए कि मतलब शार्पनेस भी, थ्रो भी और विड्थ भी, तो वो इन्होंने अच्छे देने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्टर दे दो, क्योंकि ये बेस वेरिएंट उसमें तो नहीं देंगे, लेकिन वो एक अच्छा होना चाहिए। और एक मेरा एक चैलेंज ये है कि आप दोनों में से एक चीज तो देना चाहिए, या तो रेयर पावर विंडो दे दो, और वो नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट रिमोट अनलॉक तो दे दो। हाँ राइट, ये दो में से कुछ तो एक दे दो, तो वो अगर मिलता तो मैं ख्याल से मुझे अच्छा लगता। ओके। और दूसरा चीज फिट एंड फिनिश, यस, टाटा का फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम है ऑब्वियसली है। बहुत ज्यादा नहीं है जितना कोई भी लोग बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं। फिट एंड फिनिश देखें तो 100% नहीं बोलूंगा मैं, ये मेरे ख्याल से 70-75% तक रुक जाता है इसका फिट एंड फिनिश। ओके राइट, मतलब काफी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत है फिट एंड फिनिश में, तो वो एक है। तो ऐसे कुछ है 5-6 चीजें जो इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, माइनस पॉइंट्स। ओके। तो ये गाड़ी चली कितनी है, आपने कितनी चलाई है? खैर मैं तो बहुत ज्यादा तो चलाता नहीं हूँ, लेकिन अभी तक इसका करीब 4000 के करीब हुआ है, 3887 टू बी प्रिसाइज। ओके। 1.5 साल में 4000 चलेगी, जब ज्यादा तो है नहीं। ओके। सो आखिरी सवाल है कि इस गाड़ी को आपको किसको रिकमेंड करते हो? ये गाड़ी मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, पहली चीज़ कि जिनकी ये सेकंड कार हो, पहली कार भी नहीं। ओके। क्योंकि जिसको अगर गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो टाटा का पहली गाड़ी टाटा की नहीं लेता है यूजुअली। तो वो एक है कि सेकंड जिसको गाड़ी पहले चलाई हो उसने, कोई भी हो, कोई भी चलाई हो, हैचबैक हो, जो भी हो, तो उसको एक जो एक्सपीरियंस हो ना, वो ये ले गाड़ी। दूसरा चीज जिसको एसयूवी का फील चाहिए, फील मैं बोल रहा हूँ, ये एसयूवी नहीं है लेकिन माइक्रो एसयूवी का फील चाहिए कि दिखने में लुक्स मैचो हो उसके, वो एक है। तीसरा जिसका बजट एकदम टाइट हो लेकिन फिर भी उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, और सेफ्टी भी चाहिए, उसको क्रैश टेस्ट रेटिंग चाहिए, एसयूवी वाला फील चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई और स्विफ्ट की लंबाई सेम है। ओके, तो स्पेस अंदर का वो सब सेम है, लेकिन स्विफ्ट खैर हैचबैक ही कहलाएगी एंड ऑफ द डे। ये हैचबैक से बेटर है, जिसको हैचबैक नहीं लेनी है राइट, उसको ये ले सकते हैं, या फिर अभी जो नए कंपटीशन में जो भी आ रही है, एक्स्टर हो या जो भी हो, वो भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी गाड़ी, ये गाड़ी लेने के पहले आग बंद के ना ले, कोई टेस्ट ड्राइव 100% करे। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इसके साथ एक बार टियागो की भी टेस्ट ड्राइव करे, ओके, और अल्ट्रोज की भी टेस्ट ड्राइव करे, क्योंकि तीनों में इंजन सेम है। मैं नेक्सॉन नहीं बोलूँगा क्योंकि नेक्सॉन में टर्बोचार्ज है, ओके, और उसका कैटेगरी भी उसकी अलग है। अल्ट्राज में भी है टर्बोचार्ज, हाँ, लेकिन वो बेस उसका जो लोअर है, लोअर वेरिएंट में नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, उसमें तो डीजल भी आता है, तो वो भी चला के देखे, टियागो भी चलाए। और ये अगर जिसको विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, बॉनेट दिखना चाहिए, ये सब है, हाइट छोटी है, वो सब ये ले सकते हैं गाड़ी क्रैश टेस्ट में, तो वो भी अच्छी है क्रैश टेस्ट में। ओवरऑल आप खुश हो गाड़ी से? हाँ, आई वुड से आई एम हैप्पी, आई एम नॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, बट आई एम हैप्पी। तो कितना रेटिंग दोगे 10 में से? 10 में से 7। ओके। तो 3 किसके लिए कट किए? 3 कट किए है कि अगर एक्स्ट्रा आ सकती है 4 सिलेंडर ये प्राइस रेंज में, तो ये इसको भी 4 सिलेंडर आनी चाहिए, राइट। वो एक रीजन मेजर। दूसरा रीजन जो मैंने बोला फिट एंड फिनिश, वो। और तीसरा जो फीचर्स जो मैंने बोले कि थोड़े अगर होने चाहिए थे, अगर वो होते तो आई वुड हैव गिवन मे बी 9 इफ नॉट 10। 10 तो मैं एक्स्ट्रा भी नहीं दूंगा। और अगर इसमें सिटी में थोड़ा अच्छा माइलेज देती तो मैं ज़्यादा खुश होता। ओके। तो हम लोग अभी इस गाड़ी को चला के देखने वाले हैं। इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, जो ओनर ने बोला है कि ये गाड़ी आपको ओवरलैग नहीं देती है, तो वो एक बार टेस्ट करते हैं।
तो नॉइज नहीं आ रहा है केबिन में, एनगेज लेवल तो अच्छा है। आपको जो इनिशियल आपको पिकअप चाहिए या फिर इनिशियल पंच चाहिए तो उसके लिए ये गाड़ी नहीं है। और ये जो कह रहे थे ब्रेकिंग का इशू जो बोल रहे थे, तो ब्रेकिंग का इशू डेफिनेटली है इसमें, क्योंकि ब्रेक पंच करने के बाद इमीडिएट नहीं लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि क्रैश टेस्ट तो इसका अच्छा है, रेटिंग्स भी अच्छा है, बट अगर जो बेसिक चीज़ रहती है ब्रेक्स, वो अगर नहीं रहेगी परफेक्ट तो क्रैश टेस्ट का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि क्रैश होने से पहले भी हमको उसको बचाना है ना, बचाने की कोशिश करनी है कि क्रैश नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो ब्रेकिंग ही काम आती है। तो बेसिकली ब्रेकिंग अच्छी देनी चाहिए। तो इधर थोड़ा वाटर लॉगिंग है तो इसलिए धीरे चल रहा हूँ मैं। इनिशियल पंच नहीं है इसमें, बट आपको अगर A to B जाने के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। थोड़ी भगा के देखते हैं अभी। यस, ब्रेकिंग, AC भी अच्छा काम कर रहा है। और लैग मुझे तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया है चलाने के टाइम। माइट बी AMT में आता रहेगा पावर लैग, AMT मैंने अभी तक चला ही नहीं है। एक बार स्पीड पकड़ ले तो ये गाड़ी किसी के लिए रुकेगी नहीं, इतना तो डेफिनेटली है। इसका मिड रेंज अच्छा है, इनिशियल अच्छा नहीं है, बट मिड रेंज बहुत अच्छा है। देखो अभी थर्ड गियर पे मैं 3000 पर टच करके RPM, फोर्थ गियर में 2000+ RPM, और स्पीड है मेरी अराउंड 80 km/h। एक बार रास्ता पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनिशियल पंच नहीं है, बट वो मैनेज हो जाता है। 3 सिलेंडर इंजन है तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम से मिली, लेकिन A to B जाने के लिए गाड़ी एकदम परफेक्ट है। सो थैंक यू आपको सुयश जी, आप आए और आपका जो एक्सपीरियंस था 1.5 साल का, वो ट्रू एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। क्या प्रॉब्लम्स आई आपको और क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में, परफॉर्मेंस कैसा था गाड़ी का, तो आपने ये सारी बातें एकदम खुल के बताई। तो व्यूवर्स को काफ़ी सारा इससे फ़ायदा पहुंचेगा कि उनको अगर टाटा पंच लेनी है तो उसमें उनको क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या नहीं आ सकती है। थैंक यू भाई, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैं यहाँ तक आया और अच्छी अपनी बातचीत भी अच्छी हुई। तो ऑल द बेस्ट टू यू। तो ये था टाटा पंच का ओनरशिप रिव्यू, और इस ओनरशिप रिव्यू में आपने देखा कि ओनर ने कितने अच्छी तरीके से एकदम फ्रीली आंसर्स दिए और इसका जो एक ट्रू एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। अगर आपको भी आपके गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करवाना है तो आप मुझे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको अगर ओनरशिप रिव्यू करवाना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।